हमारे देश में हर माँ कहती है बेटा मेहनत करो, पढ़ाई करो, तभी जाकर जिंदगी सेट होगी। पर जिंदगी कब सेट होती है? जब डिग्री के बाद भी जॉब नहीं मिलती, जब 7 साल तक पेपर होने का इंतजार करना पड़ता है, जब सपना सिर्फ कनाडा जाने का नहीं बल्कि सिस्टम से भागने का बन जाता है, तब जिंदगी सेट होती है। ये वीडियो उन सब के लिए है जो ये सोच रहे हैं कि गलती हमारी थी या सिस्टम की, जो कभी सोचते हैं कि देश छोड़ने का फैसला सेल्फिश है या सर्वाइवल, और उन सब के लिए भी जो हर रोज ट्रैफिक में, टेंशन में, टॉक्सिक कंपटीशन में जी रहे हैं बिना किसी क्लियरिटी के। आज हम बात करेंगे उन असली रीजंस की जिनकी वजह से इंडियन यूथ फॉरेन जाना चाहते हैं या फॉरेन जाना उनकी मजबूरी बन गई है। और ये सिर्फ एक वीजा स्टैंप नहीं होता, ये होता है सिस्टम पर से भरोसा टूटने का फाइनल सिग्नल। आज की सिंगल वीडियो में मैं हर एक छोटी सी छोटी डिटेल के बारे में सब कुछ बताऊंगा एंड आई एम श्योर कि ये सब कुछ जान के आपके होश उड़ जाएंगे। रात के 11 बज गए थे। 14 साल का आर्यन कोचिंग से अभी घर पहुंचा था। उसकी आंखों में नींद नहीं, प्रेशर था। क्यों? क्योंकि कल फिजिक्स का टेस्ट था, ग्रेविटेशन का, और माँ कह रही थी बेटा एक और बार रिवाइज कर ले। क्यों? क्योंकि IITian बनने का सपना आसान नहीं होता। इंडिया में सपना है IIT, सपना है MBBS, लेकिन सच ये है कि हम सब सपना नहीं सिस्टम का बोझ उठा रहे हैं। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम दुनिया का सबसे रोट लर्निंग सेंट्रिक सिस्टम में आता है, जहां क्रिएटिविटी जीरो, क्रिटिकल थिंकिंग जीरो। क्यों? क्योंकि एक NCERT बुक 10 साल तक चेंज नहीं की जाती। जब दुनिया AI और ब्लॉकचेन सीख रही है तो वहीं पर हम मुगल एम्पायर और ओम के नियम रट रहे हैं। और यही वजह है कि हर साल 7 लाख से ज्यादा स्टूडेंट फॉरेन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेते हैं, और ये नंबर 2023 में हाईएस्ट था। 50,000 करोड़ रुपए खर्च हुए फॉरेन एजुकेशन पर। US, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह इंडियन स्टूडेंट टॉप टैलेंटेड बन रहे हैं। पर ये इंडिया के लिए ब्रेन ड्रेन है। सोचिए एक लड़का जिसने यहाँ के स्कूल में पढ़ा, यहाँ के रोड पे चला, यहाँ के डॉक्टर ने उसका इलाज किया, लेकिन उसकी जॉब, टैक्स और इनोवेशन किसी और देश को जा रहा है। ऐसा क्यों? क्या ये हमारे सिस्टम की फेलियर का नतीजा है? क्योंकि हर साल 20 लाख से ज्यादा स्टूडेंट नीट के लिए रजिस्टर करते हैं, लेकिन अवेलेबल MBBS सीट्स 1 लाख भी नहीं है। एक लड़का अगर पेंटिंग में अच्छा है तो माँ बाप बोलते हैं बेटा पहले इंजीनियर बन जाओ, बाद में पेंटिंग कर लेना। एक लड़की को अगर डांस पसंद है तो लोग बोलते हैं कि ये कैरियर नहीं, एक शौक है। लेकिन फॉरेन यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट को फर्स्ट ईयर में ही मल्टीपल फील्ड एक्सप्लोर करने दिया जाता है। साइंस के स्टूडेंट को आर्ट, बिजनेस के स्टूडेंट को साइकोलॉजी भी मिल सकती है, लेकिन इंडिया में स्टूडेंट को साइंस लेते ही एक ही लाइन मिल जाती है, बेटा या तो तू इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर। अब सोचो, जहां सिस्टम में चॉइस ही नहीं होगी वहां एक्सीलेंस कैसे आएगी? और अगर एक्सीलेंस आती भी है तो कई फैक्टर की वजह से वो एक्सीलेंस, वो इंटेलिजेंट इस देश के काम ही नहीं आएगी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं अभी आपको थोड़े टाइम में ही पता चल जाएगा। अब देखो, कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि हमारे पेरेंट्स ही हमें फोर्स करते हैं कि बेटा ये कर ले, वो कर ले, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें ये सोचना चाहिए कि उनके पास भी ज्यादा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। वो यही चाहते हैं कि बेटा पढ़ लिख के एक अच्छी जॉब पा जाएगा तो उसकी जिंदगी सेट हो जाएगी, लेकिन इसकी असली रियलिटी ना उनको भी नहीं पता है। आज की रियलिटी ये है कि डिग्री के बाद भी नौकरी नहीं मिलती, स्किल के बिना कोई वैल्यू नहीं मिलती, और स्टूडेंट बर्न आउट हो चुका होता है। माँ बाप आपके पैशन के खिलाफ नहीं है, बस वो आपको असफल नहीं देखना चाहते, और उन्हें भी कहीं ना कहीं इस सिस्टम ने ऐसा सोचने पर मजबूर किया हुआ है। मेरे को यही लगता है कि माँ बाप आपके पैशन के अगेंस्ट नहीं है, ठीक है? वो बस आपको गरीब नहीं देखना चाहते। ये तो पहला कारण है कि इंडिया का यूथ डिग्री कंप्लीट करने के बाद कनाडा का वीजा अप्लाई करता है, क्योंकि उसे ये पता है स्किल वहां काम आएगी, इंडिया में नहीं। क्योंकि एजुकेशन किसी भी देश की बैकबोन होती है, लेकिन जब बैकबोन ही फ्रैक्चर हो तो हर एक बच्चा दूसरे देश भागना चाहता है अगर वो अफोर्ड कर सकता है तो, और जहां सिस्टम उसे इंसान समझे, मशीन नहीं। सरकारी नौकरी मिडिल क्लास का सपना, माँ बाप का गर्व, और लड़की वालों का पहला सवाल, लड़का सरकारी नौकरी करता है। पर आज सच्चाई ये है कि सरकारी नौकरी एक गेम बन चुकी है, जिसमें रूल्स तो है
पर इंसाफ नहीं। हर साल करोड़ ऑफ इंडियन यूथ एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन पेपर कब होगा, रिजल्ट कब आएगा और जॉब कब मिलेगी, कोई गारंटी नहीं। 2014 में बिहार एसएससी टीचर रिक्वायरमेंट का फॉर्म भरा गया था। 2017 में एग्जाम हुआ, 2019 में रिजल्ट आया और 2021 में ज्वाइनिंग लेटर आया, पर फिर भी कई लोगों को स्कूल असाइन नहीं हुआ। अब क्या एक स्टूडेंट 7 साल तक जॉब के लिए बस इंतजार करता रहे, उसकी जवानी का गोल्डन टाइम सिस्टम खा जाए और उसके बाद भी अगर ज्वाइनिंग मिल रही हो तो गवर्नमेंट की तरफ से कहा जाए अभी बजट नहीं है, रुक जाओ। सबसे पहली बात तो सरकारी वैकेंसी बहुत कम आती है और अगर आती है तो उसके फॉर्म भरे जाते हैं। फॉर्म भरने के बाद जब एग्जाम होने वाला होता है तो पेपर लीक हो जाता है। 2024 के यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम लीक, जिसमें 48 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म भरा, पेपर लीक हुआ और पेपर कैंसिल हो गया। सेम इसी तरह एसएससी सीजीएल, बिहार बीपीएससी, रीट राजस्थान, एमपी पटवारी और भी ना जाने कितने ही एग्जाम लीक हो चुके हैं। पढ़ लिख के भी अगर एग्जाम ही वैलिड ना हो तो भारत के यूथ का क्या होगा। और अगर मान लो किसी ने सब कुछ क्लियर कर भी लिया तो फिर आता है नेक्स्ट लेवल स्कैम, रिजर्वेशन मिसयूज, फेक सर्टिफिकेट, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। राजस्थान में एक केस हुआ जहां 200 से ज्यादा फेक ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट सेलेक्ट हुए। एमपी में डमी कैंडिडेट इंटरव्यू में बिठाए गए। अब सवाल यह है कि असली डिजर्विंग कैंडिडेट कहाँ है। और जब ऐसे केसेस होते हैं तो इन सब के बीच में सिस्टम क्या करता है, इंक्वायरी कमेटी बिठाता है। 6 महीने तक फाइल टेबल पर आती जाती रहती है, कोर्ट में PIL फाइल होता है और 3 साल तक कोई डिसीजन नहीं आता। ओवरऑल लड़का डिप्रेशन में चला जाता है, गर्ल एस्पिरेंट शादी के प्रेशर में कैरियर छोड़ देती है और हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कब तक ऐसे ही बैठे रहोगे, कोई प्राइवेट जॉब ही देख लो बेटा। एक पूरी जनरेशन की एनर्जी बस जॉब के इंतजार करते करते खत्म हो जाती है। क्या यही न्यू इंडिया का विजन था? देखो, इंडिया में नौकरी सिर्फ एक जरूरत नहीं बल्कि इज्जत का मामला है। सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से इंडिया का यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 25% से ज्यादा हो चुका है। मतलब हर 4th ग्रेजुएट स्टूडेंट जॉबलेस है। ये भी एक बड़ा कारण है कि देश में जॉब ना होने की वजह से कई लोग दूसरे देश जाकर जॉब करने लगते हैं। नहीं तो किसी को शौक नहीं है अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में जाकर जॉब करने का। एक रियल स्टोरी बताता हूँ संदीप यादव जी की, जिन्होंने 2022 में बीटेक पास आउट किया और ये मेरठ के रहने वाले हैं। इन्होंने लगभग 9 लाख रुपए लगाए इंजीनियरिंग में, 4 साल कोचिंग की और दिन रात एक कर दिया, लेकिन इसका रिजल्ट नो कैंपस प्लेसमेंट। उन्होंने 37 जॉब इंटरव्यू दिए, लेकिन आखिर में मजबूरी में उन्होंने फूड डिलीवरी ज्वाइन कर लिया। लेकिन लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, इंजीनियर होके भी समोसा बांट रहा है, क्या इंजीनियरिंग के फ्यूचर में कोई स्कोप नहीं है? और ये सब होने के बाद सिस्टम कहता है स्किल लाओ, जॉब की तो कमी ही नहीं है हमारे देश में, तो चलो स्किल भी देखते हैं। ए रिसेंट रिपोर्ट बाय एस्पायरिंग माइंड्स ने बताया कि इसकी जो असली वजह है, इसके जो असली रीजंस है, वो आउटडेटेड सिलेबस है, जीरो इंडस्ट्रीज एक्सपोजर है, प्रैक्टिकल नॉलेज की कमी है और जो एक्चुअल स्किल सीखना चाहता है उसके पास पैसे या रिसोर्सेस नहीं है। तो क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम सिर्फ पेपर देखकर नौकरी देने का इल्यूजन बेच रहा है? लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ एजुकेशन की नहीं बल्कि हमारी इकोनॉमी भी जॉबलेस हो चुकी है। इंडिया में हर साल 1 करोड़ यूथ जॉब मार्केट में उतरते हैं, लेकिन गवर्नमेंट सिर्फ 1 से 2 लाख जॉब निकालती है और प्राइवेट सेक्टर में ऑटोमेशन, AI, ले ऑफ, हर जगह डाउनसाइजिंग हो रहा है। 2023 में ओला, बायजूस, विप्रो जैसी टॉप कंपनीज ने थाउजेंड्स ऑफ लोगों को निकाला है और आज जॉब लेना जितना मुश्किल है उतना ही मुश्किल है उस जॉब को बचाए रखना। तो अगर ये सिस्टम उतने जॉब क्रिएट नहीं कर सकता तो यूथ का फ्यूचर किसके भरोसे है? और जहां जॉब मिल भी जाती है वहां सैलरी मिलती है इंसल्ट की तरह। MBA ग्रेजुएट गेटिंग 12,000 पर मंथ, बीटेक स्टूडेंट वर्किंग फॉर 8,000 इंटर्नशिप एंड आफ्टर 3 ईयर इंक्रीमेंट 1,000 2,000 मैक्स। इंजीनियर बनके भी बेटा बता रहा है कि पापा पेट्रोल भराने के लिए भी लोन लेना पड़ता है। क्या डिग्री सिर्फ सोशल स्टेटस बन चुका है? क्या कैरियर का मतलब सिर्फ स्ट्रगल होता है? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अकॉर्डिंग इंडिया में 65% यूथ लो वेज लो ग्रोथ जॉब में फंस गए हैं। क्या यही है अमृतकाल का फ्यूचर? और सबसे बड़ी मार मेंटल हेल्थ पे होती है। डिप्रेशन, एंजाइटी, सोशल विड्रॉल, जॉबलेस, ये सारी चीजें
यूथ का रूटीन बन चुका है। और यही कारण है कि जॉबलेस ग्रेजुएट में 3 गुना ज्यादा थॉट्स आते हैं और फिर भी सिस्टम बोलता है स्किल लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर कौन बताए कि जॉब सिर्फ सैलरी नहीं होती, सेल्फ वर्थ होती है, रिस्पेक्ट होती है। जब यूथ अपने आप से ही हारने लगे तो देश कैसे जीतेगा। नौकरी सिर्फ एक पेपर पर लिखा गया प्रॉमिस बन गया है जिसे हर रोज इरेज किया जा रहा है। डिग्री मिलती है पर इज्जत नहीं, स्किल होती है पर प्लेसमेंट नहीं, सपना होता है पर सपोर्ट नहीं। ये शब्द हैं 26 साल के मनोज जी की, जो कहते हैं कि मुझे लगता था कि पुलिस मेरी मदद करेगी। जब मैं अपनी FIR लिखवाने थाने गया तो उन्होंने मुझे ही डांट दिया और कहा पहले FIR लिखने के लिए 1000 रुपए लाओ। कोर्ट गया तो लॉयर ने बोला कि ये केस कम से कम 10 साल चलेगा, अगर फास्ट रिजल्ट चाहिए तो जज को चाय पानी देना पड़ेगा। यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने भी कभी सिस्टम से हेल्प मांगी थी, और अगर मांगी थी तो आपको क्या मिला? खोखला प्रोसेस, करप्शन और बेइज्जती। तो ये मत सोचिए कि आप अकेले हैं, आप अकेले नहीं हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया 2023 का सर्वे कहता है कि इंडिया के 62% लोगों को लगता है कि यहाँ की पुलिस और पब्लिक ऑफिशियल करप्ट हैं और हर दूसरा सिटीजन करप्शन का शिकार बन चुका है। ऐसी 19 साल की लड़की रिंकू सोनी, जो झारखंड के धनबाद से बिलोंग करती है, जब एक ऑटो ड्राइवर ने उनके साथ बदतमीजी की तो वो थाने गई FIR लिखवाने के लिए। वहां उनसे बोला गया कि पहले मेडिकल करवाओ फिर FIR लिखेंगे और 2 गवाह भी लेके आना। अब होना क्या था, वक्त निकल गया, वक्त के साथ ड्राइवर गुल हो गया और सिस्टम बोल रहा था प्रोसीजर फॉलो करो। जिस वक्त लड़की को सबसे ज्यादा सुरक्षा चाहिए होती है, उसी समय वही सिस्टम पेपर वर्क मांगती है, और जब पेपर वर्क की जरूरत नहीं पड़ती तो चाय पानी के नाम पे सब कुछ सेट हो जाता है। आज की कंडीशन ऐसी है कि हम पुलिस को देखकर सुरक्षित फील करने के बजाय उनसे डरते हैं। अब बात करते हैं पुलिस सिस्टम की। मणिपुर वायलेंस 2023, जब 2 लड़कियों के साथ पब्लिक में मास वायलेशन हुआ तो पुलिस वहीं खड़ी थी, ना अरेस्ट हुआ ना कोई एक्शन, जब तक कि वीडियो वायरल नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि पुलिस का काम ही यही है कि कब वीडियो वायरल होगी और उसके बाद हम अपने हाथ पैर मारेंगे। आज के टाइम पे इन्वेस्टिगेशन का मतलब सिर्फ पब्लिक का गुस्सा शांत करना रह गया है और कुछ नहीं। बिहार, यूपी, MP, बंगाल, सभी जगह यूथ पुलिस से हेल्प मांगने के बजाय सोशल मीडिया पे जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं। अब बात करते हैं कोर्ट और जुडिशरी सिस्टम की। तारीख पे तारीख, लेकिन इंसाफ नहीं मिलता। ये बॉलीवुड का डायलॉग नहीं बल्कि इंडिया का असली सच है। एज पर 2024 डेटा 4.5 करोड़ केसेस पेंडिंग है, जिसमें से क्रिमिनल केसेस का एवरेज रेजुलेशन टाइम 7 से 10 साल का होता है, जबकि सिविल केसेस 15 साल तक या उससे भी ज्यादा चल सकते हैं। मेरठ के 60 साल के रिटायर्ड टीचर राशिद अली जी ने लैंड डिस्प्यूट का केस 1999 में फाइल किया था और अभी पिछले साल 2024 में जजमेंट आई, लेकिन राशिद जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके बेटे का कहना है कि मेरे बाप ने केस फाइल किया था, मैं लॉयर से मिला और मेरा बेटा अब भी कोर्ट जा रहा है। ये जोक नहीं है, ये इंडियन जस्टिस सिस्टम की लेगेसी बन चुकी है। जब इंसाफ इतना लेट आए कि उसका मतलब ही खत्म हो जाए तो सिस्टम का मतलब क्या है। और आज के टाइम पे सबसे डेंजरस चीज, करप्शन इतना डीप हो चुका है कि लोगों का सिस्टम पर से भरोसा उठ गया है। ड्राइविंग लाइसेंस बिना टेस्ट ड्राइव के मिल जाता है, बस 2000 दे दो। हॉस्पिटल में ICU बेड चाहिए, 20,000 दे दो, आपका पेशेंट VIP हो जाएगा। और भी ना जाने कितने ही स्कैम, अगर मैं गिनाने बैठ जाऊं तो ये वीडियो कम पड़ जाएगी। बचपन में सिखाया गया था कि पुलिस, जज और डॉक्टर ये भगवान होते हैं, लेकिन अब बड़े होकर ये पता चल रहा है कि ये भगवान नहीं बल्कि बाजार बन चुके हैं। लोग सिस्टम से मदद चाहते हैं, लेकिन सिस्टम उसकी जेब, जात, कास्ट और कनेक्शन देखकर ये डिसाइड करता है कि उसको मदद देनी है या नहीं। जब लॉ इन्फोर्समेंट ही लोगों के लिए डर का सिंबल बन जाए तो समझ लो सिस्टम नहीं, स्कैम चला रहा है देश। ये कहानी है 26 साल के रवि चौधरी की, जो कहते हैं कि मुझे लगता था कि पढ़ो लिखो, अच्छी नौकरी लो, फिर जिंदगी आसान हो जाएगी, पर आज ऑफिस जाने में 3 घंटे लगता है, घर का पानी 2 दिन में सिर्फ 1 बार आता है और पोल्यूशन की वजह से सुबह सुबह गला सूजना नॉर्मल हो गया है। ये कहानी सिर्फ रवि की नहीं बल्कि करोड़ ऑफ इंडियंस की है, जो हर दिन सर्वाइवल को लाइफ समझ के जी रहे हैं। पोल्यूशन इतना कि इंडिया की कैपिटल दिल्ली, जिसे अब लोग गैस चैम्बर कहते हैं, 2024 के विंटर में दिल्ली का AQI
800 से ज़्यादा था, जबकि सेफ लिमिट 50 है। डॉक्टर्स का कहना है कि दिल्ली में रहना इज इक्वल टू 25 सिगरेट्स स्मोकिंग डेली। जब सांस लेना भी लग्जरी बन गया हो तो जीने की क्वालिटी किस बात की। मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, ये 3 शहर अब ट्रैफिक कैपिटल ऑफ इंडिया बन चुकी है। टमटम ट्रैफिक इंडेक्स 2024 के अकॉर्डिंग बेंगलोर में लोग हर साल 260 घंटे ट्रैफिक जाम में फंसे रहते हैं, मुंबई में 204 घंटे और दिल्ली में 190 घंटे। मतलब एक वर्किंग इंडियन हर साल 10 दिन अपनी जिंदगी का ट्रैफिक जाम में गुजार देता है। विजय, जो एक IT एम्प्लॉई है, जो बेंगलोर में रहता है, जो सुबह 8 बजे अपने ऑफिस के लिए निकलता है और रात के 10 बजे अपने घर पे पहुंचता है। उसका कहना है कि मैं ऑफिस के काम से जितना नहीं थकता, उससे ज्यादा मैं ट्रैफिक के जाम से थक जाता हूं। तो सोचो, अगर आपके दिन का इतना टाइम किसी ट्रैफिक जाम में चला जाता है तो आप अपने लाइफ को बैलेंस कैसे रखोगे। एक नॉर्मल इंडियन यूथ जो 10 घंटे काम करता है, 3 घंटे ट्रैफिक में फंसा रहता है, 1 घंटे फैमिली को देता है और फिर सो जाता है, और फिर अगले दिन से यही सेम प्रोसेस चलते रहता है, तो इसे जिंदगी जीना नहीं, काटना कहते हैं। इंडियन जर्नल ऑफ साइकेट्रिस्ट का कहना है एवरी 6th इंडियन एडल्ट इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन और एंग्जाइटी। यूथ में बर्नआउट, कैरियर प्रेशर और होपलेस डेली रूटीन बन चुका है। क्या ये न्यू इंडिया है जिसमें जीने के लिए सब कुछ है, बस जिंदगी का सुकून छोड़ के? स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटीज, अमृतकाल, ये सब कुछ बैनर और एड में देखने में अच्छे लगते हैं, बट ग्राउंड रियलिटी ये है कि लोग क्लीनर एयर, क्लीनर वाटर और स्लोअर लाइफ चाहते हैं, न कि फैंसी मेट्रो स्टेशन जहां तक पहुंचने में ही 2 घंटे लग जाते हैं। डेवलपमेंट सिर्फ स्काई स्केपर नहीं है, बल्कि वो होता है कि जब एक कॉमन इंडियन डिग्निटी के साथ जी पाए। तो सोचो और इस पर आवाज उठाओ। हम सब के पापा ये बोलते हैं कि हमारे टाइम में भी मुश्किलें थी, हम तो तुम्हारी तरह डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए, तुम बहुत ज्यादा सोचते हो। लेकिन पापा को कौन समझाए कि उनके टाइम पे EMI नहीं था, लिंक्डइन, एंग्जाइटी नहीं थी और इंस्टाग्राम के लाइक से कॉन्फिडेंट जज नहीं होता था। आज का इंडियन यूथ ना जॉब में सिक्योर है, ना रिलेशनशिप स्टेबल है, ना हेल्थ सही है, ना माइंड शांत है, सब कुछ है पर अंदर से खाली है, पता नहीं क्यों। 2023 NCRB के रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में हर दिन 35 यूथ रहे हैं और इसका सबसे बड़ा रीजन फेलियर, मेंटल इलनेस और फ्यूचर एंग्जाइटी। क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी लाइफ को दूसरे की लाइफ से कंपेयर करते हैं। कोई मालदीव घूमने जा रहा है, कोई आईफोन ले रहा है और मैं 9 से 6 की जॉब करके भी फ्रस्ट्रेट हूँ। सोशल मीडिया ने हमें कांस्टेंट कंपैरिजन मशीन बना दिया है, जहां हर कोई दूसरे के हाईलाइट रील देखकर अपने बिहाइंड द सीन से नफरत करता है। और इसी को लेकर हैदराबाद के सॉफ्टवेयर इंजीनियर अमन का कहना है कि मैं 60,000 रुपए महीने कमाता हूँ, जो मेरे लिए एक गुड सैलरी है, लेकिन जब मैं मेरे कॉलेज फ्रेंड की 1 लाख की सैलरी देखता हूँ तो मैं खुद से ही डिसअपॉइंटेड हो जाता हूँ। जॉब तो है पर खुशी नहीं, पैसा आता है लेकिन खुद के लिए टाइम नहीं। इंडियन यूथ के पास EMI है, रेंट है, फैमिली सपोर्ट का बर्डन है और सबसे बड़ी बात फ्रीडम का इल्यूजन भी है। स्विगी के डिलीवरी बॉय से लेकर कॉर्पोरेट के एनालिस्ट तक सब सेम स्ट्रगल कर रहे हैं। 12 घंटे काम, नो टाइम फॉर फैशन, नो क्लियरिटी फॉर फ्यूचर। क्या जिंदगी सिर्फ लिविंग कॉस्ट बनाना रह गई है? ये जनरेशन गिव अप नहीं कर रही, ये सिर्फ अकेली हो गई है। ना सिस्टम हेल्प करता है, ना फैमिली समझती है, ना सोसाइटी सपोर्ट करती है। मेंटल हेल्थ, कैरियर एंग्जाइटी, रिलेशनशिप, ये सब कुछ मिलकर बनता है एक साइलेंट डिप्रेशन, जिसे कोई नहीं देख पाता जब तक एक नोट ना सामने आ जाए। इंडिया के 72% यूथ का कहना है कि उनके लिए कैरियर सिर्फ पैसा नहीं बल्कि इम्पैक्ट और फ्रीडम भी है। लेकिन रियलिटी ये है कि सिस्टम अब भी उन्हें फैक्ट्री वर्कर समझती है, लेकिन यूथ बन चुका है क्रिएटर, सॉल्वर और ड्रीमर। क्या सिस्टम यूथ की जर्नी के साथ इवॉल्व करेगी? हर यूथ चाहता है कि उसके एफर्ट्स को अप्रिशिएट मिले, नॉट कंपैरिजन। इंडिया में टैलेंट है बट रिस्पेक्ट सिर्फ इंजीनियर और डॉक्टर्स को ही है। ऐसा क्यों? जबकि दूसरे देश सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर तक ही अपनी सोच को रोक कर नहीं रखते। उनके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि सामने वाला इंसान करना क्या चाहता है, उस पर फोकस किया जाए, ना कि उस पर फोकस किया जाए कि हम उससे करवाना क्या चाहते हैं। इसी अपॉर्चुनिटी की वजह से ही ज्यादातर लोग बाहर के देशों में रहना, पढ़ना और जॉब करना चाहते हैं, क्योंकि वहां उन्हें वैसा एनवायरनमेंट, मोटिवेशन, सैलरी और फैसिलिटीज मिलती है जो कि आज के समय में इंडिया में मिलना पॉसिबल नहीं है। इंडियन यूथ चाहता है कि उसकी आइडेंटिटी उसके काम से बने, जजमेंट से नहीं। तो क्या इंडिया तैयार है यूथ के इस नए रोल को एक्सेप्ट करने के लिए?
अगर हाँ तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर जवाब ना है तो इंडिया से बाहर जाकर रहने वालों की संख्या हर साल ऐसे ही बढ़ती रहेगी। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि बाहर जाकर जॉब करने के पीछे सिर्फ अच्छी सैलरी ही नहीं होती, बल्कि ज़्यादातर लोग बाहर इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पर सिस्टम काम करता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट टाइम पे आती है, घर के पास पार्क होता है, ट्रैफिक के बीच सिर्फ हॉर्न नहीं रूल्स भी होते हैं और उन रूल्स को अप्लाई भी किया जाता है। क्या हमारा सिस्टम यूथ को ऐसा शहर दे सकता है जहां स्ट्रेस नहीं सेटिस्फैक्शन हो? पॉलिटिशियन का कहना है कि इंडियन यूथ को वोट देने दो पर पॉलिसीज मत दो, रैली में बुलाओ पर ओपिनियन मत लो। लेकिन उन्हें यह समझना होगा कि भारत का यूथ अब सिर्फ मीम बनाने वाला या प्रोटेस्ट करने वाला क्राउड नहीं है। वो चाहता है गवर्नर से ट्रांसपेरेंसी, लोकल इशू पे अकाउंटेबिलिटी और एक ऐसी पॉलिटिक्स जो उनसे उनकी लैंग्वेज में बात कर सके। लेकिन असलियत ये है कि भारत की डेमोक्रेसी अब यूथ की वॉइस सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए इस सिस्टम को ये समझना होगा कि यूथ इंडिया का फ्यूचर ही नहीं प्रेजेंट भी है। पर जब तक उन्हें पास्ट के रूल्स में बांध कर रखा जाएगा तब तक ना वो खुश रहेंगे और ना ही ये देश आगे बढ़ेगा। और जो भी लोग किसी तरह एक अच्छे पोजीशन पे पहुंच जाएंगे वो ज़्यादा दिनों तक इस देश में नहीं रहने वाले, कारण हमने इस वीडियो में जान लिया। सो हमें और हमारे देश को, इस देश का प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को बचाना होगा एंड आई होप हम इसमें कामयाब रहेंगे। थैंक यू सो मच। गुड बाय।